मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं IC38 लाइफ इंश्योरेंस एग्जामिनेशन से संबंधित प्रश्न और उसके सटीक उत्तर। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपके ही शब्दों में सरल तरीके से प्रश्न और उसके उत्तर को बताएं ताकि आप आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रश्न और उसके उत्तर का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1, एक बीमा एजेंट का नियोक्ता कौन होता है, यानी कि बीमा एजेंट की नियुक्ति कौन करता है। पहला विकल्प है भारत सरकार, दूसरा विकल्प है इरडा जिसको हम IRDAI भी कहते हैं, तीसरा विकल्प है बीमा कंपनी, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा गौ नंबर का विकल्प बीमा कंपनी। बीमा कंपनी ही बीमा एजेंट को नियुक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर एक स्थापित अधिकारी एक व्यक्ति को बीमा एजेंट की नियुक्ति से मना करे तो उसे कितने दिनों के अंदर उस व्यक्ति को इनकारी का कारण बताना पड़ेगा। प्रश्न को सही तरीके से समझिए कि कोई स्थापित अधिकारी है जो बीमा एजेंट की नियुक्ति करता है, ठीक है। अगर उसके पास कोई व्यक्ति जाता है और कहता है कि हमें बीमा एजेंट बनना है और वो अधिकारी किसी कारण से कहता है कि नहीं, आप बीमा एजेंट नहीं बन सकते हैं, तो नियमानुसार वो अधिकारी उस व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर रिप्लाई देगा, जवाब देगा, इनकारी का कारण बताएगा। तो पहला विकल्प है 30 दिन, दूसरा विकल्प है 21 दिन, तीसरा विकल्प है 15 दिन, चौथा विकल्प है 60 दिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ख नंबर का विकल्प 21 दिन। क्वेश्चन नंबर 3, अगर एक आवेदक को एक स्थापित अधिकारी ने बीमा एजेंट की नियुक्ति से मना कर दिया है तो वह एक अपीलीय अधिकारी के पास एक अपील दायर कर सकता है। अपीलीय अधिकारी को कितने दिनों के अंदर उस अपील का निपटाना करना होगा। तो इस 4 विकल्प में से पहले हम विकल्प पढ़ते हैं। पहला विकल्प है 30 दिन, दूसरा विकल्प है 21 दिन, तीसरा विकल्प है 15 दिन, चौथा विकल्प है 60 दिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 15 दिन, यानी कि गौ नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगर एक आवेदक बीमा एजेंट बनने के लिए प्रस्तावित परीक्षा पास कर लेता है और एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो ये प्रमाण पत्र किसी भी बीमा कंपनी के एजेंट बनने के लिए कितने दिनों तक वैध रहेगा। पहला विकल्प है 60 दिन, दूसरा विकल्प है 90 दिन, तीसरा विकल्प है 180 दिन, चौथा विकल्प है 1 वर्ष या 12 महीना भी इसको हम कहेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा घ नंबर का विकल्प 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, अगर एक व्यक्ति बीमा अधिनियम 1938 की धाराओं के विपरीत कार्य करता है तो उसे एक जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना डैश तक हो सकता है। पहला विकल्प है 5,000 रुपये, दूसरा विकल्प है 10,000 रुपये, तीसरा विकल्प है 1,00,000 रुपये, चौथा विकल्प है 10 लाख रुपये। तो इस प्रश्न का जवाब होगा घ नंबर का विकल्प 10 लाख रुपये। तो प्रश्न को एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे कि अगर एक व्यक्ति बीमा अधिनियम 1938 की धाराओं के विपरीत कार्य करता है तो उसे एक जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना 10 लाख रुपए तक हो सकता है। आप इसको इस प्रकार से पढ़िए और समझिए। एक बीमाकर्ता या उसकी ओर से चयनित कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बीमा एजेंट की नियुक्ति करे जो नियमों के विपरीत हो तथा ऐसे व्यक्ति के माध्यम से बीमा व्यवसाय करे, उसे भी जुर्माना हो सकता है। यह जुर्माना डैश तक हो सकता है। पहला विकल्प है 1 लाख रुपए, दूसरा विकल्प है 10 लाख रुपए, तीसरा विकल्प है 50 लाख रुपए, चौथा विकल्प है 1 करोड़ रुपए। प्रश्न को समझने की दरकार है। कह रहा है कि एक बीमाकर्ता कौन होता है, जो लोगों का बीमा करती है, यानी कि कंपनी की ओर से चयनित कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बीमा एजेंट नियुक्त करे, यानी कि एजेंट बनाए, जो नियमों के विपरीत हो, यानी कि जो नियम के परे हो, तथा ऐसे व्यक्ति के माध्यम से बीमा व्यवसाय करे तो उसे जुर्माना हो सकता है। तो यह जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है, यानी कि घ नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक समग्र बीमा एजेंट एक व्यक्ति होता है जो, पहला विकल्प है 2 जीवन बीमा कंपनियों के लिए कार्य करता है,
दो गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए कार्य करता है, जो दो बीमा कंपनियों के लिए कार्य करता है जिसमें एक जीवन बीमा तथा एक सामान्य बीमा कंपनी से ज़्यादा नहीं हो सकती। चौथा विकल्प है केवल एक स्वास्थ्य बीमा कंपनी के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि एक समग्र बीमा एजेंट हम उसको कहेंगे जो दो बीमा कंपनियों के लिए कार्य करता है जिसमें से एक जीवन बीमा तथा एक सामान्य बीमा कंपनी से ज़्यादा नहीं हो सकती। जीवन बीमा में लाइफ इंश्योरेंस और सामान्य बीमा में हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस ये सब होता है। तो गौर नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत एक परीक्षा संस्था किस परीक्षा का संचालन करती है? पहला विकल्प है एजेंटों के लिए भर्ती पूर्व परीक्षा, दूसरा विकल्प है भारतीय बीमा संस्थान के लिए लाइसेंसिएट की परीक्षा, तीसरा विकल्प है जीवन बीमा के एसोसिएट की परीक्षा, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। कह रहा है कि बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत एक परीक्षा संस्था किस परीक्षा का संचालन करती है? तो क नंबर का विकल्प एजेंटों के लिए भर्ती पूर्व परीक्षा। तो क नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9, एक एजेंट को बर्खास्त किया जा सकता है तथा उसकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है अगर यह पाया जाए कि वह बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ख नंबर का विकल्प है आचार संहिता के विरुद्ध कार्य कर रहा है। ग नंबर का विकल्प है नियुक्ति की शर्तों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। घ नंबर का विकल्प है उपरोक्त तीनों में से कोई भी। यानी कि घ नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जो इन तीनों नियमों के विरुद्ध कार्य करेगा उसे बर्खास्त किया जा सकता है। यानी कि घ नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, उपरोक्त तीनों में से कोई भी। क्वेश्चन नंबर 10, एक बीमाकर्ता अपने एजेंटों का रिकॉर्ड तब तक रखेंगे जब तक कि वह उनके साथ कार्य कर रहे हैं तथा उनके जाने के बाद डैश वर्षों तक एजेंट का रिकॉर्ड रखना होगा। पहला विकल्प है 2 वर्ष, दूसरा विकल्प है 3 वर्ष, तीसरा विकल्प है 5 वर्ष, चौथा विकल्प है 10 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ग नंबर का विकल्प 5 वर्ष। तो प्रश्न को एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। एक बीमाकर्ता अपने एजेंटों का रिकॉर्ड तब तक रखेंगे जब तक कि वह उनके साथ कार्य कर रहे हैं तथा उसके जाने के बाद 5 वर्षों तक एजेंटों का रिकॉर्ड रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा विकल्प दबाव का उदाहरण है? पहला विकल्प है रमेश एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है जिसकी बारीकियों की उसे जानकारी नहीं है। ख नंबर का विकल्प है रमेश महेश को धमकी देता है कि यदि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उसे मार डालेगा। ग नंबर का विकल्प है रमेश अपनी प्रोफेशनल वरिष्ठता पद का उपयोग करते हुए महेश से अनुबंध पर हस्ताक्षर करा लेता है। घ नंबर का विकल्प है रमेश गलत जानकारी देते हुए अनुबंध पर महेश से हस्ताक्षर करवा लेता है। तो दबाव का उदाहरण है ख नंबर का विकल्प, रमेश महेश को धमकी देता है कि यदि उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए तो वह उसे मार डालेगा। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख नंबर का विकल्प। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित रहता है? पहला विकल्प है प्रस्ताव और स्वीकृति, दूसरा विकल्प है प्रतिफल, तीसरा विकल्प है स्वतंत्र सहमति, चौथा विकल्प है यानी कि घ नंबर का विकल्प है अनुबंध के लिए पक्षों की क्षमता। यानी कि प्रीमियम से संबंधित रहता है तो वो होता है प्रतिफल यानी कि रिटर्निंग। इसको इस प्रकार समझिए आप। यानी कि ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डैश गलत बयान से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ीपूर्ण इरादे से दिए गए हैं। प्रश्न में गलत बयान का उपयोग किया गया है। तो पहला विकल्प है गलत बयानी, दूसरा विकल्प है योगदान, तीसरा विकल्प है प्रस्ताव, चौथा विकल्प है निवेदन। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा क नंबर का विकल्प गलत बयानी। तो प्रश्न को एक बार हम मिला करके पढ़ते हैं। गलत बयानी गलत बयान से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ीपूर्ण इरादे से दिए गए हैं। यानी कि क नंबर का विकल्प सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 4, डैश में आपराधिक साधनों के माध्यम से लागू दबाव शामिल होता है। पहला विकल्प है धोखाधड़ी, दूसरा विकल्प है अनुचित प्रभाव, तीसरा विकल्प है दबाव, चौथा विकल्प यानी कि घ नंबर का विकल्प है गलती। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दबाव, यानी कि ग नंबर का विकल्प। तो प्रश्न को हम मिला करके पढ़ेंगे उत्तर सहित। दबाव में आपराधिक साधनों के माध्यम से लागू दबाव शामिल होता है, यानी कि ग नंबर का विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5, जीवन बीमा अनुबंध के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प है वे मौखिक अनुबंध होते हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं। दूसरा यानी ख नंबर का विकल्प है वे मौखिक हैं जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं। ग नंबर का विकल्प है भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आवश्यकता के अनुसार वे दो पक्षों के बीच अनुबंध है। घ नंबर का विकल्प है वे दांव शर्त लगाना अनुबंधों के सामने है, यानी कि ग नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इसको एक बार फिर से हम पढ़ते हैं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आवश्यकता के अनुसार वे दो पक्षों के बीच अनुबंध हैं, यानी कि ग नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा अनुबंध के लिए एक वैध प्रतिफल नहीं है? पहला विकल्प है पैसा, दूसरा विकल्प है संपत्ति, तीसरा विकल्प है रिश्वत, चौथा विकल्प है आभूषण, यानी कि ग नंबर का विकल्प रिश्वत इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी कि रिश्वत अनुबंध के लिए एक वैध प्रतिफल नहीं है। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा पक्ष जीवन बीमा अनुबंध करने योग्य नहीं है? पहला विकल्प है व्यवसाय मालिक, दूसरा विकल्प है नाबालिग, तीसरा विकल्प है गृहिणी, चौथा विकल्प है सरकारी कर्मचारी, यानी कि नाबालिग जीवन बीमा अनुबंध करने योग्य नहीं होता है, यानी कि ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कार्यों में से कौन सा परम सद्भाव के सिद्धांत को बताता है? क नंबर का विकल्प है बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात चिकित्सा स्थितियों के बारे में नहीं बताना। ख नंबर का विकल्प है बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं करना। तीसरा विकल्प है बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना। चौथा विकल्प है समय पर प्रीमियम भुगतान करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा बीमा प्रस्ताव फॉर्म में ज्ञात महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा करना, यानी कि ग नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला विकल्प है अपने पुत्र के लिए पिता द्वारा बीमा पॉलिसी लेना। दूसरा विकल्प है पति पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना। तीसरा विकल्प है मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना। चौथा विकल्प है नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए बीमा लेना। मित्रों, बीमा योग्य हित को हम इंग्लिश में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहेंगे। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता क्या है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए बीमा खरीद सकता है, पिता अपने पुत्र के लिए बीमा खरीद सकता है, नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए बीमा खरीद सकता है, लेकिन मित्र अपने मित्र के लिए बीमा नहीं खरीद सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति उसी का बीमा लेगा जिसके नहीं रहने पर उस व्यक्ति को क्षति हो। आपको इस प्रकार से हम समझाते हैं, इस प्रकार से आप इसको समझिए। तो इन चारों विकल्प में ग नंबर का विकल्प जो है मित्रों द्वारा एक दूसरे के लिए बीमा लेना, यही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी कि मित्र और मित्र के बीच इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं दिखता है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग नंबर का विकल्प। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन बीमा के संदर्भ में बीमा योग्य हित कब विद्यमान होना जरूरी है? पहला विकल्प है बीमा कराते समय, दूसरा विकल्प है दावे के समय, तीसरा विकल्प है जीवन बीमा के मामले में बीमा योग्य हित होना आवश्यक नहीं है, चौथा विकल्प है या तो पॉलिसी लेते समय या दावे के समय। दोस्तों, इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो होता है वो जब हम बीमा कराते हैं उसी समय देखा जाता है, यानी कि क नंबर का विकल्प बीमा कराते समय इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11,
निम्न परिदृश्यों में मृत्यु के नज़दीकी कारण का पता लगाएं। घोड़े से गिरने के कारण अजय की पीठ टूट जाती है। रात भर जल में पड़े रहने के कारण उसे निमोनिया हो जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, पर निमोनिया के कारण वह मर जाता है। तो मृत्यु का सही कारण क्या होगा इन चारों विकल्प में से? पहला विकल्प है निमोनिया, दूसरा विकल्प है टूटी हुई पीठ, तीसरा विकल्प है घोड़े से गिरना, चौथा विकल्प है शल्य चिकित्सा। यानी कि घोड़े से गिरने के कारण ही मेन कारण है घोड़े से गिरना, जिस कारण से इसकी मृत्यु होती है। तो गौर नंबर का विकल्प घोड़े से गिरना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक संविदा जिसके अंतर्गत प्रतिफल गैर कानूनी हो, ऐसी संविदा डैश कहलाती है। पहला विकल्प है अवैध योग्य, दूसरा विकल्प है अवैध, तीसरा विकल्प है वैध, चौथा विकल्प है कानूनी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ख नंबर का विकल्प अवैध। आइए इसको इस प्रकार से हम लोग पढ़ें। एक संविदा जिसके अंतर्गत प्रतिफल गैर कानूनी हो, ऐसी संविदा अवैध कहलाती है। यानी कि एक वैसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका रिटर्निंग गैर कानूनी हो, तो उसको हम अवैध कहेंगे। यानी कि ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक वयस्क पुरुष तथा एक अवयस्क पुरुष के बीच हुई संविदा डैश कहलाती है। संविदा को हम कॉन्ट्रैक्ट भी कहेंगे या करार भी कहेंगे अपनी भाषा में। तो पहला विकल्प है कानूनी, दूसरा विकल्प है अवैध योग्य, तीसरा विकल्प है वैध, चौथा विकल्प है अवैध। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ख नंबर का विकल्प अवैध योग्य। प्रश्न को एक बार फिर से मिला करके पढ़ते हैं उत्तर सहित। एक वयस्क पुरुष तथा एक अवयस्क पुरुष के बीच हुई संविदा अवैध योग्य कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1, वित्तीय बाजारों में विशाखन से जोखिम कैसे कम हो जाता है? पहला विकल्प है बहुविधि स्रोतों से निधि संग्रहित कर एक ही स्थान पर निवेश, दूसरा विकल्प है विभिन्न आस्ति वर्गों में निधि का निवेश, तीसरा विकल्प है निवेश के बीच समय के अंतर को कायम रखना, चौथा विकल्प है सुरक्षित परिसंपत्तियों में निवेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विभिन्न आस्ति वर्गों में निवेश। दोस्तों आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि वित्तीय बाजारों में विशाखन से जोखिम कैसे कम हो जाता है। इसको हम आपको अपने तरीके से बताते हैं कि विभिन्न आस्ति वर्गों में निधि का निवेश का अर्थ है कि एक ही जगह पर पैसों का निवेश न करके अलग अलग जगह पर पैसों का निवेश करना, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी, गोल्ड आदि। इससे बाजार के गिरावट यानी कम रिटर्न के प्रभाव से हम अपने पैसों को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी एक जगह से हमें कम रिटर्न आए, तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरे जगह से भी हमें कम रिटर्न मिलेगा। तो इस प्रकार विभिन्न आस्ति वर्गों में पैसों का निवेश करके हम बाजार के गिरावट या विशाखन के जोखिम से अपने निधि या पैसों को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। तो ख नंबर का विकल्प विभिन्न आस्ति वर्गों में निधि का निवेश इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बीमा कारोबार का घटक नहीं है? पहला विकल्प है संपत्ति, दूसरा विकल्प है जोखिम, तीसरा विकल्प है पारस्परिकता का सिद्धांत, चौथा विकल्प है अनुदान। तो अनुदान बीमा कारोबार का घटक या हिस्सा या पार्ट नहीं होता है। यानी कि घ नंबर का विकल्प अनुदान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3, HLV की धारणा का किसने आविष्कार किया था? दोस्तों HLV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। पहला विकल्प है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, दूसरा विकल्प है वारन बफेट, तीसरा विकल्प है प्रोफेसर ह्यूबनर, चौथा विकल्प है जॉर्ज सोरोस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रोफेसर ह्यूबनर ने HLV की धारणा का आविष्कार किया था। यानी कि ग नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित बीमा योजनाओं में से किसमें बचत का तत्व बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं रहता है? पहला विकल्प है मियादी बीमा योजना, दूसरा विकल्प है बंदोबस्ती योजना, तीसरा विकल्प है आजीवन योजना, चौथा विकल्प है मनी बैग योजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मियादी बीमा योजना। यानी कि टर्म इंश्योरेंस में सेविंग नहीं होता है। इसको इस प्रकार समझिए, यानी कि मियादी बीमा योजना में बचत का कोई भी तत्व नहीं होता है। यानी कि सेविंग नहीं होती है इस बीमा योजना में। मियादी बीमा योजना में सेविंग नहीं होता है, केवल उसमें इंश्योरेंस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विकल्प को जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? पहला विकल्प है बहुत कम आयु में मर जाना, दूसरा विकल्प है
बहुत शीघ्र मर जाना। तीसरा विकल्प है प्राकृतिक टूट फूट। चौथा विकल्प है विकलांगता सहित जीना। तो हम इन चारों में से किसको जोखिम के अंतर्गत डिवाइड नहीं कर सकते या वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो प्राकृतिक टूट फूट इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि गौ नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है जीवन बीमा पॉलिसियां क्षतिपूर्ति संबंधी अनुबंध है, जबकि साधारण बीमा पॉलिसियां आश्वासन संबंधी अनुबंध है। ख नंबर का विकल्प है जीवन बीमा पॉलिसियां आश्वासन संबंधी अनुबंध है, जबकि साधारण बीमा पॉलिसियां क्षतिपूर्ति संबंधी अनुबंध है। ग नंबर का विकल्प है साधारण बीमा के मामले में जिस जोखिम घटना को सुरक्षा प्रदान की जाती है वह निश्चित रूप से घटती है। घ नंबर का विकल्प है साधारण बीमा के मामले में जोखिम घटना के घटने की निश्चितता के समय के साथ बढ़ती जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इसको आप याद रखिएगा कि जीवन बीमा पॉलिसियां आश्वासन संबंधी अनुबंध होती है, जबकि साधारण बीमा पॉलिसियां क्षतिपूर्ति संबंधी अनुबंध है, यानी कि ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से वह कौन सी पारंपरिक विधि है जो किसी व्यक्ति को कितने बीमे की आवश्यकता का निर्णय लेने में मदद करती है। तो प्रश्न में कह रहा है कि पारंपरिक विधि, यहाँ विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प कौन नंबर का है मानव आर्थिक मूल्य, दूसरा विकल्प है जीवन मियादी प्रस्ताव, तीसरा विकल्प है मानव जीवन मूल्य, चौथा विकल्प है भावी जीवन मूल्य। तो पारंपरिक विधि कहने का अर्थ है कि पौराणिक विधि, इसको इस प्रकार समझिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा घ नंबर का विकल्प भावी जीवन मूल्य, यानी कि कोई मनुष्य आने वाले समय में यानी कि भविष्य में जो संपत्ति अर्जित करेगा उसी को भावी जीवन मूल्य कहेंगे। इसको आप इस प्रकार से समझिए। तो घ नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भावी जीवन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस तथ्य का सटीक स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि जीवन बीमा हेतु वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में युवा लोगों से कम प्रीमियम प्रभारित किया जाता है। प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। कह रहा है कि युवा लोगों की तुलना में बूढ़े लोगों यानी कि वृद्ध लोगों से अधिक प्रीमियम लिया जाता है या प्रभावित किया जाता है। तो पहला विकल्प है अधिकांश युवा लोग आश्रित होते हैं, दूसरा विकल्प है वृद्ध व्यक्ति में अधिक भुगतान की क्षमता होती है, तीसरा विकल्प है मृत्यु दर आयु से जुड़ी होती है, चौथा विकल्प है मृत्यु दर आयु से उल्टी तरह होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मृत्यु दर आयु से जुड़ी हुई होती है, यानी कि वृद्ध व्यक्तियों की तुलना में युवा लोगों का मृत्यु दर कम होता है, यानी कि उम्र के साथ ही प्रीमियम प्रभावित किया जाता है, प्रीमियम लिया जाता है। अधिक उम्र वाले व्यक्तियों से अधिक प्रीमियम लिया जाता है, कम उम्र वाले व्यक्तियों से कम प्रीमियम प्रभावित किया जाता है। इसको इस प्रकार समझिए आप। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नकदी मूल्य बीमा संविदा द्वारा दिए जाने वाला लाभ नहीं है। पहला विकल्प है सुरक्षित एवं संरक्षित निवेश, दूसरा विकल्प है बचत संबंधी सीख, तीसरा विकल्प है कम प्रतिफल, चौथा विकल्प है आयकर संबंधी छूट। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कम प्रतिफल यानी कि कम रिटर्निंग। और नकदी मूल्य को हम इस प्रकार से आपको समझाते हैं कि किसी संपत्ति के क्षतिग्रस्त हो जाने पर कैश में उसकी मार्केट वैल्यू जो उसके क्षतिग्रस्त होने से तुरंत पहले थी उसे उस संपत्ति का एक्चुअल कैश वैल्यू कहते हैं। इसको इस प्रकार समझिए। और बीमा संविदा यानी कि बीमा करार या बीमा कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर है। तो ग नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कम प्रतिफल यानी कि कम रिटर्निंग। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नकदी मूल्य बीमा अनुबंध द्वारा दिए जाने वाला लाभ नहीं है। 10 नंबर वाले प्रश्न को ही 11 नंबर में भी रिपीट कर दिया है। तो पहला विकल्प है प्रतिफल मुद्रास्फीति के कारण धीरे धीरे घटने के प्रभाव के अधीन, दूसरा विकल्प है ख नंबर का प्रारंभिक वर्षों में कम एकत्रित राशि, तीसरा विकल्प है कम प्रतिफल, चौथा विकल्प है सुरक्षित निवेश, यानी कि ग नंबर का विकल्प कम प्रतिफल कम रिटर्निंग इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 1,
अप्रत्याशित घटनाओं से सुरक्षा की दृष्टि से आप इनमें से किसे सुझाएंगे। प्रश्न को समझिए। कहता है कि अप्रत्याशित घटनाओं से वैसी घटनाएं जिसकी कोई आशा न थी और वो घटित हो गई, यानी कि इसको इस प्रकार समझिए कि अनहोनी। तो पहला विकल्प है बीमा, दूसरा विकल्प है बैंक एफडी जैसे उत्पाद, तीसरा विकल्प है शेयर, चौथा विकल्प है ऋण पत्र। यानी कि जब अनहोनी होती है तो सबसे पहले कौन काम आता है, तो हम बीमा को टिक करेंगे, यानी कि कौन नंबर का विकल्प बीमा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2, वित्तीय नियोजन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है। प्रश्न को समझिए इस प्रकार से कि बचत शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है इन चारों में से। पहला है सेवानिवृत्ति के बाद, दूसरा है अपने पहले वेतन से, तीसरा है विवाह के बाद, चौथा है केवल धनी होने के बाद। तो ख नंबर का विकल्प अपने पहले वेतन से, यानी कि ख नंबर का विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जैसे ही किसी व्यक्ति को अपना पहला वेतन मिलता है उसे सेविंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्न में से कौन सा कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सा कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है। कर नियोजन को आप इस प्रकार से समझिए, नियोजन को पहले समझिए कि रूपरेखा तैयार करना या चिंतन करना। ठीक है। तो पहला विकल्प है अधिकतम कर लाभ, दूसरा विकल्प है विवेकपूर्ण निवेश के फलस्वरूप कम हुआ कर बोझ, तीसरा विकल्प है कर चोरी, चौथा विकल्प है कर ब्रेक का पूरा लाभ। तो कर चोरी कर नियोजन का उद्देश्य नहीं होता है, यानी कि ग नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कर को अंग्रेजी में टैक्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, एक आक्रामक जोखिम प्रोफाइल वाला व्यक्ति संभवतः धन डैश निवेश शैली अपनाता है। आक्रामक जोखिम प्रोफाइल को आप इस प्रकार समझिए कि जोखिम को अपने ऊपर हावी होने देना या जोखिम झेलना, या जिसको हाई रिस्क कहते हैं, हाई रिस्क वाला व्यक्ति। ठीक है। तो पहला विकल्प है समेकन, दूसरा विकल्प है उपहार प्रदान, तीसरा विकल्प है संचय, चौथा विकल्प है खर्च। यानी कि ग नंबर का विकल्प संचय, यानी कि हाई रिस्क वाला व्यक्ति क्या करता है कि वो धन को जमा करता है, धन को बचाता है। ठीक है। इसको इस प्रकार समझिए। तो ग नंबर का विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा धन संचयन उत्पाद है। धन संचयन करने का अर्थ है कि धन जमा करना या धन इकट्ठा करना। इसको इस प्रकार समझिए। तो पहला विकल्प है बैंक ऋण, दूसरा विकल्प है शेयर, तीसरा विकल्प है मियादी बीमा पॉलिसी, चौथा विकल्प है बचत बैंक खाता। तो इसका सही जवाब होगा ख नंबर का विकल्प शेयर। शेयर धन संचयन उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 6, बचत दो निर्णयों के संयोजन के रूप में जाना जा सकता है। नीचे दी गई सूची से उसका चयन करें। पहला विकल्प है जोखिम अपने पास रखना और कम खपत, दूसरा विकल्प है उपहार प्रदान और संचय, तीसरा विकल्प है खर्च और संचय, घ नंबर का विकल्प है खपत स्थगन और नकदी से अलगाव। प्रश्न को पहले समझिए। कहता है कि बचत दो निर्णयों के संयोजन के रूप में जाना जा सकता है, यानी कि बचत या सेविंग दो निर्णयों के आपस में जुड़ने के बाद होता है। पहला निर्णय क्या होगा कि खपत स्थगन, यानी कि खर्च को रोकना, और दूसरा निर्णय क्या होगा नकदी से अलगाव, यानी कि नगद को अलग करके रखना या अलग करने का भाव रखना। जब तक हम नगद को यानी कि पैसे को मान लीजिए अलग करके नहीं रखेंगे तब तक हम उसका सेविंग नहीं कर पाएंगे। इसको आप इस प्रकार से समझिए। तो घ नंबर का विकल्प जो है खपत स्थगन और नकदी से अलगाव इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जीवन के किस चरण में कोई व्यक्ति पूर्व बचतों को सर्वाधिक महत्व देगा। यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जीवन के किस चरण में, किस स्टेज में व्यक्ति पहले बचाए गए धन को अधिक महत्व देगा। इसको इस प्रकार समझिए। तो आइए विकल्प पढ़ते हैं। क नंबर का विकल्प है सेवानिवृत्ति के बाद, ख नंबर का विकल्प है कमाने वाला, ग नंबर का विकल्प है शिक्षार्थी, घ नंबर का विकल्प है हाल में विवाहित। तो इसका सही जवाब होगा सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कि रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति पहले सेविंग किए हुए धन को अधिक महत्व देता है।
यानी कि पहले से बचाकर रखे गए पैसे को अधिक महत्व देगा। इसको आप इस प्रकार से समझिए। क्वेश्चन नंबर 8, निवेश समय सीमा और प्रतिफल के बीच क्या संबंध है? यानी कि इन्वेस्टमेंट टाइम और रिटर्निंग में क्या संबंध है? इस प्रश्न को इस प्रकार से आप समझिए। क नंबर का विकल्प है दोनों किसी भी तरह से संबंधित नहीं हैं। ख नंबर का विकल्प है बड़ी निवेश समय सीमा अधिक प्रतिफल। ग नंबर का विकल्प है बड़ी निवेश समय सीमा कम प्रतिफल। घ नंबर का विकल्प है बड़ी निवेश समय सीमा प्रतिफल पर अधिक कर। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ख नंबर का विकल्प बड़ी निवेश समय सीमा अधिक प्रतिफल, यानी कि जितने अधिक समय तक हम निवेश करेंगे उतना ही रिटर्निंग हमको अधिक मिलेगा। इसको इस प्रकार आप समझिए। तो ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा लेन देन संबंधी उत्पादों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? यानी कि इन चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प लेन देन संबंधी उत्पाद कहलाएगा? इसको इस प्रकार से आप समझिए। ठीक है, तो पहला विकल्प है बैंक जमा राशियां, दूसरा विकल्प है जीवन बीमा, तीसरा विकल्प है शेयर, चौथा विकल्प है बॉन्ड। तो बैंक जमा राशियों को हम लेन देन उत्पादों के श्रेणी में रखेंगे, यानी क नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा आकस्मिकता उत्पाद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रश्न को समझिए। कहता है आकस्मिकता उत्पाद, यानी कि अगर अनहोनी होती है तो सबसे पहले इन चारों में से कौन काम आएगा? इन चारों विकल्प में से सबसे पहले कौन काम आएगा? पहला विकल्प है बैंक जमा राशियां, दूसरा विकल्प है जीवन बीमा, तीसरा विकल्प है शेयर, चौथा विकल्प है बॉन्ड। तो जीवन बीमा को आकस्मिकता उत्पाद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि अगर किसी के साथ कुछ अनहोनी होती है तो सबसे पहले काम आने वाला वित्तीय उत्पाद जीवन बीमा होता है। तो ख नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा धन संचय उत्पादों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला विकल्प है बैंक जमा राशियां, दूसरा विकल्प है जीवन बीमा, तीसरा विकल्प है साधारण बीमा, चौथा विकल्प यानी घ नंबर का विकल्प है शेयर। तो शेयर को धन संचय उत्पाद के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि घ नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन संचय का अर्थ होता है धन मतलब पैसा, रुपया पैसा, या धन संचय का अर्थ होता है जमा होना या जमा करना। प्रश्न संख्या 12, डैश समय बीतने के साथ में अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में होने वाली वृद्धि है। पहला विकल्प है अपस्फीति, दूसरा विकल्प है मुद्रास्फीति, तीसरा विकल्प है मुद्रास्फीति जनित मंदी, और चौथा यानी घ नंबर का विकल्प है अति मुद्रास्फीति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मुद्रास्फीति। तो उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके हम पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति समय बीतने के साथ में अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में होने वाली वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा विवेकाधीन आय को अधिक करने के लिए एक रणनीति नहीं है? पहला विकल्प है कर्ज की पुनर्रचना, दूसरा विकल्प है ऋण ट्रांसफर, तीसरा विकल्प है निवेश पुनर्संरचना, चौथा विकल्प है बीमा खरीद। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा बीमा खरीद। तो उत्तर को प्रश्न के साथ मिला करके पढ़ेंगे कि बीमा खरीद विवेकाधीन आय को अधिक करने के लिए एक रणनीति नहीं है, यानी कि घ नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वार्षिकियों के दो अभिन्न भाग होते हैं और ये भाग हैं। पहला विकल्प है संचय और परिसमापन, दूसरा विकल्प है संचय और संरक्षण, तीसरा विकल्प है संरक्षण और परिसमापन, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो वार्षिकियां क्या होती है? तो वार्षिकी एक वित्तीय उत्पाद है और इस विकल्प का इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संचय और परिसमापन, यानी कि संचय का अर्थ होता है जमा होना या जमा करना और परिसमापन का अर्थ होता है खत्म करना या समाप्त होना या समाप्त करना। तो क नंबर का विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियो को आपके लिए और बेहतर बना सकें। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद।